अगर कामयाब नहीं हुए तो? नाकामयाब तो मैं नौकरी में भी हो सकता हूँ। कामयाबी कागजों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आर्ट्स एंड बैंकर्स। तो बात करते हैं आज कुछ टॉपिक पे कि एसबीआई क्लर्क की जो वेटिंग लिस्ट है उसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट भी आ चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स का अभी अपकमिंग नेक्स्ट वीक या 27, 28, 29 से ये डीवी है। कुछ कुछ सर्कल के पेंडिंग भी है, जैसे यूपी का पेंडिंग है, राजस्थान का पेंडिंग है, पंजाब का पेंडिंग है, बट मोस्ट ऑफ सर्कल्स के आ चुके हैं। बात ये थी कि डीवी कैसे होगा या मेडिकल कैसे होगा, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था। उसके बाद ये था कि भैया ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन कैसे मिलेगा, कितने टाइम का मिलेगा, कैसे ले सकते हैं, क्या एप्लीकेशंस, क्या फॉर्मेट रहेगा, रेफरी के नाम कैसे देने, कौन रेफरी होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट पे किसके साइन कराए, कौन सा गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट होना चाहिए, हमने जिस स्टेट से फॉर्म भरा है उसी स्टेट का गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए या अगर हमने अदर स्टेट से भरा है तो वहाँ का गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। बात करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकूँ कि ताकि आपको कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो एक्सपीरियंस ये था कि जैसे ही मुझे डीवी का कॉल वगैरह आया तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही प्रिपेयर थे, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई मुझे डीवी देना है। तो मेरा हमेशा से ये प्रोसेस होता था प्रिपरेशन के टाइम कि मैं हर फाइनेंशियल ईयर का पहले से ही ओबीसी सर्टिफिकेट बना के रखता था और दूसरे सारे डॉक्यूमेंट को भी कंप्लीट करके रखता था। ठीक है। एसबीआई के मेल में आपको बायोडाटा फॉर्म आएगा तो उसको आप फिलअप करके जाना, पूरा जितना समझ में आए उतना फिल करके जाना। 2 जेरोक्स एक्स्ट्रा रखना पास में कि और जो चीज़ अगर आपको कोई समझ में भी नहीं आ रही तो उसको फिल को छोड़ देना, क्योंकि जब डीवी के टाइम जब वो लोग आपको एक बार गो थ्रू करते हैं सारी डिटेल्स के साथ कि आपको क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, तो उस टाइम ये सारी चीज़ें आपकी हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास एक ही सिंगल फॉर्म है और उसमें कुछ करेक्शन है तो फिर आपको जेरोक्स के लिए इधर उधर भागम भागी करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ना आपका सीरियल वाइज होता है। पहले आयोन से जो एक अटेंडेंस के लिए आ रखे थे वो आपका थंब इम्प्रेशन और आपकी आइज़ का वो अटेंडेंस लेते हैं। उसके बाद आपका डीवी स्टार्ट होता है। डीवी में ये होता है कि 4 से 5 लोग का अलग अलग पैनल या डेस्क पे बैठे होते हैं, वो आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डीवी को 3 लोग क्रॉस चेक करते हैं, यानी कि फर्स्ट चेक हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड अथॉरिटी, फिर थर्ड अथॉरिटी, फाइनल वो डीवी को सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। अगर उसके बीच में कोई भी करेक्शन हुआ तो वो आपका उसमें सस्पेंस बनता है। मेरे आरआरबी पीओ के भी इंटरव्यू में ऐसा ही हुआ था कि मेरे डीवीज को लेके बहुत सारे मेरा सेम एक्सपीरियंस था और कुछ ना कुछ कि कोई चीज़ कमी पेशी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो एसबीआई के टाइम जब डीवी था तो मेरा एसबीआईएलडी अहमदाबाद गुजरात, मतलब सॉरी गांधीनगर में था। और वही पहले हमको आधा टाइम में सारा चीज़ एक्सप्लेन की गई और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराए उन लोगों ने। उसके बाद लंच हुआ। लंच वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं एसबीआईएलडी के अंदर, और आफ्टर लंच उन्होंने जो हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स है, हमारे पास कितना गोल्ड है वगैरह वगैरह, वो हमारी पर्सनल चीज़ें वो भी नोट डाउन करवाते हैं। और आपको एलपीटी के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि जिन जिन का एलपीटी है उनका एलपीटी कैसे होगा और क्या क्या प्रोसेस होगा। तो जिनका एलपीटी होता है उनको एक हॉल में लेके जाते हैं या जो उनकी कंप्यूटर की लैब होती है वहाँ बैठा के आपको एलपीटी दिया जाता है। हमारे टाइम पे एक पैसेज था जिसमें 10 क्वेश्चन थे और उन्हीं पैसेज को आंसर करना था। मेरा ये था कि मैंने गुजराती को लिखना बहुत अच्छे से सीख लिया था, तो मुझे वो पढ़ के समझ में आ गया था पैसेज के क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मैंने 10 में से 9 के आंसर तो मेरे को करेक्ट थे और 10वें का आंसर मैंने भाई गुजराती में अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिख लिया। तो एलपीटी पास हुआ। एलपीटी पास होने के बाद उन लोगों ने एलपीटी पास इन द सेंस उसका हाथों हाथ रिजल्ट नहीं आता है, बट हाँ एलपीटी होने के बाद उन लोगों ने हमको मेडिकल के बारे में इन्फॉर्म किया। एक जैसे हमारे बैच में 30 लोग थे तो हमको 15-15 लोगों के स्लॉट में डिवाइड किया कि आपको अपोलो अहमदाबाद में जाना है और आपको अपोलो गांधीनगर में जाना है। तो मेरे को अपोलो अहमदाबाद में जाना था। हमको भूखे पेट जाने को कहा था और मैं सुबह 7 बजे पहुंच गया था। जल्दी पहुंचने का ये बेनिफिट होता है कि आपको सुबह सुबह रश कम होता है, तो आपको फटाफट अपनी अपनी बारी मिलती रहती है और जिससे आपका मेडिकल फटाफट होता है और आप जल्दी फ्री हो जाते हो। मेरे आई टेस्ट में मैं चश्मा नहीं लगाता था प्रिपरेशन के टाइम, लेकिन उन्होंने मुझे आई टेस्ट के बाद ये बोला कि भाई तुम्हारे चश्मे के नंबर आ रखे हैं, तुम्हें चश्मा यूज़ करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं इसको करता हूँ, बट उसको भी मेरे ओके कर दिया, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ मैं ग्लासेस यूज़ करता हूँ। बाकी इनर पार्ट्स हो या आपके जो भी बॉडी पूरी चेक होती है, यानी कि आर्मी जितना हार्ड भी नहीं बोलूँगा, बट वो लोग नॉर्मली पूरा चेक कर ही लेते हैं जितना उनको करना होता है। हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन होता है बॉयज़ का या जेंट्स का भी कि भैया पैंट वैंट खुलवाते हैं। हाँ भाई खुलवाते हैं, डॉक्टर होता है वो पूरे ही अपने तरीके से चेक करते हैं, इसमें कोई वो ऐसा नहीं होता है कि नहीं वो आपको कहीं पे भी एडवांटेज देंगे, क्योंकि उनका ये होता है कि भाई जब हम सर्विस में ले रहे हैं आपको, बाद वो मेडिकल की फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं वगैरह वगैरह दे रहे हैं, तो ये एश्योर होते हैं कि भाई हम सही बंदे को ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ताकि उसको कोई पहले से ऐसी बीमारी नहीं है जो कहते हैं ना छुआछूत या जो छूने से फैलती हो, यार कल को वो स्टाफ में आए तो उसको ये
बीमारी आगे कंटिन्यू हो, दूसरे लोगों को भी स्प्रेड हो, तो ऐसा वो इस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। मेडिकल होने के बाद जैसे एक चीज मैं बीच में भूल गया था कि एलपीटी का वो बोलते हैं मेल आता है, तो अगर किसी को मेल आया ना एलपीटी का कि भाई हाँ तुमको मेल आया और तुम नॉट सेलेक्टेड हो, तो हमारे बैच में एक लड़का था जो तमिलनाडु से आया था, उसको एलपीटी में फेल हुआ था, तो उसको मेल आया था कि आप मेडिकल ना ही दे तो अच्छा है क्योंकि आप एलपीटी से बाहर हो, ठीक है। बाकी 29 लोगों में से किसी को नहीं आया, तो सारे सारे लोग सेलेक्ट थे। मेरे टाइम हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यानी कि गुजरात तो छोड़ो बाकी दूसरे ही लोग थे सारे, ठीक है। तो एलपीटी हो गया, डीवी हो गया, मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद हम लोगों को फ्री कर दिया कि भाई तुम जाओ। फिर 2 दिन बाद हमको वापस बुलाया था कि आपको, 2 दिन बाद नहीं, नेक्स्ट डे बोला था कि आपको जो एलएचओ है अहमदाबाद, एलएचओ में बुलाया था, ठीक है। तो एलएचओ में जाने के बाद हम आधा दिन तो पूरा टाइम पे से किए, लाइक खेले वेले, जो हमको स्पोर्ट्स क्लब होता है वहाँ पे बैठा दिया था। और उसके बाद एसबीआई के जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो आते हैं और वो आके हमारी सारी फाइल्स को चेक करते हैं और 1 बाय 1 स्टूडेंट को बुलाते हैं और पूछते हैं या उनकी फाइल को चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं और पर्सनल थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। आफ्टर दैट वो अगर ओके लिख के दे देते हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हो, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती है मैम और आप जा सकते हो, मतलब आप फ्री हो। फिर आपको वापस मेल आता है ज्वाइनिंग के रिलेटेड, उस टाइम भी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती है 1 या 2 दिन की, वो करनी होती है, ठीक है। उसके बाद चार्जेस की बात करो तो देखो एल मेडिकल होता है वो मेडिकल पूरा ही आपका खुद का होता है। अपोलो में 1700-1800 रुपये की फीस लगती है, तो आप अप्रोक्स मान के चलो कि भाई 2000 रुपये लगते हैं। 300 रुपये जो एसबीआई का मेडिकल ऑफिसर होता है वो लेता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस है और ये एक डीवी का कहो या मेडिकल का कहो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है। तो किसी को भी अगर इसमें डाउट हो कि नहीं कैसे कैसे, और अगर किसी के भी सर्कल का अगर मेल नहीं आया है कि नहीं यार भैया मुझे तो अभी डीवी का ही कॉल नहीं आया तो मेरा क्या होगा, मेरा कब होगा, तो देखो यार ना सर्कल सर्कल पे वेरी करता है कि वो सर्कल कब कॉल करता है। कोई सर्कल जल्दी कॉल करता है, कोई जल्दी नहीं करते हैं। देखो आरटीए में भी हमने देखा था कि कुछ कुछ सर्कल की आरटीए बहुत जल्दी आ रही थी, कुछ लोगों का डेटा आ ही नहीं रहा है, कुछ लोगों की अभी भी पेंडिंग पड़ी है। अभी सेकंड वेटिंग लिस्ट में जो वेट करे भाई मेरा 0.25 है या मेरा 0.5 से बच रहा है तो मेरा हो जाएगा, तो मेरा पर्सनल ये है कि देखो मैंने आरटीए लगाई, ऐसा नहीं कि नहीं लगाई, मैंने लगाई है, बट यार 27-28 स्टेट से तो सब लोगों के अपने अपने क्वेश्चन है। मैं जितनी मैक्सिमम लगा सकता था मैंने लगाई भी, और भी लोगों ने लगाई है। अगर मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं शेयर करता हूँ, बट हाँ अगर आपके पास है तो भी इसको करो। एक और चीज़ थी कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि भाई जाना चाहिए, अगर हो रहा है तो चले जाओ, क्योंकि जिस तरीके से ले ऑफ हो रहे हैं, जिस तरीके से एआई आई है, फर्स्ट ऑफ आई जॉब मिलनी चाहिए। उसके बाद सीएससी की जॉब है, तो देखो सीएससी की जॉब हो या कैसी भी जॉब हो, जॉब होती है, काम आपको करना पड़ेगा और एसबीआई काम करवाता है, एसबीआई के मैनेजर काम करवाते हैं। एसबीआई छोड़ो भाई, सारे बैंकों के ऑफिसर काम को देखो, ऑफिसर्स को तो करना ही है, सीएसए को भी अच्छा खासा काम करना होता है। अगर ये मेंटेलिटी भी है ना कि यार हम 5 बजे निकल जाएंगे, तो भाई बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। वो जो सीनियर के सीनियर होते हैं ना, वो लोग भी ऐसा नहीं कर पाते। तुमको तो फ्रेशर हो तो तुमको तो काम करना ही है और काम बैंकिंग ही करना। अब जब बैंक में आए गए हो तो फिर क्या काम नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई काम नहीं है। देखो रेलवे का देखो, रेलवे में अगर किसी एक की भी चूक होती है तो पूरी ट्रेन की ट्रेन पलट जाती है। तो हर एक बंदा अपनी एक्यूरेसी या अपने 100% से काम करता है। वही बैंक में वही सेम चीज़ है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डील करें तो हमें पूरा ध्यान रखना है। अगर कुछ भी ग्लिच हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला है। बट हाँ जॉब है तो करनी है, पैसे वैसे ही आएंगे, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। अगर आपने इसको चुना है तो आओ, लोगों के पैसे गिनने पड़ेंगे भाई, और भी ऑप्शन नहीं है हमके पास, ठीक है। अगर ऑप्शन है कि नहीं मैं चाहता हूँ मेरे पैसे बैंक गिने, तो आपको बिजनेस करो या कुछ और करो, ऐसा कुछ करो। बट हाँ काम सब जगह करना है, तो इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 8 सितंबर से आपकी ब्रांच को या जो ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यार वेलकम किट वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि मैं स्टेटस लगाऊंगा, तो देख उसके लिए तो तुम तैयार हो जाना। और पीओ का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दो, आज भी आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम हुए हैं, तो अगर किसी ने दिया है तो वेल एंड गुड। और अगर किसी को लगता है कि मेरा अच्छे से निकल जाएगा तो उसको सीएसए ज्वाइन करने के बाद भी अपनी मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। कोशिश करना अगर एक्सटेंशन मिले, अगर तुम्हें पेपर बहुत अच्छा हुआ है ना, तो ये कोशिश करना कि तुम्हें एक्सटेंशन मिल जाए। और अगर एक्सटेंशन नहीं भी मिलता है ना तो इट्स ओके, आप ज्वाइन करो और साथ में कोशिश करना कि भाई मैं एग्जाम दूँ और निकल जाऊँ। निकल गए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर सीएसए में तो रहना ही है। और इंटरनली आपके पास आरआरबी का मौका है वापस कि हाँ मुझे आरआरबी में जाना है, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, LACAA है। और मैं एज ऑफिसर खुश हूँ भाई बैंक में अभी। और देखेंगे अब स्केल 2 में जाएंगे, और कोई इच्छा नहीं है भाई, ठीक है। महीने का पैसा आ जाता है और ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, ठीक है। राम राम।